मेरे प्यारे भाई एवं बहन, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 प्रजनन अर्थात जनन रिप्रोडक्शन का बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने वाले हर एक कंसेप्ट पे आधारित हर एक क्वेश्चन को लाए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस के सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिसलीन करके अगर ऑब्जेक्टिव डाला जाए तो आप सबको समझने में तकलीफ होंगे, और इतना सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, कुछ ध्यान से हट जाता है। और चूंकि एक चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव कराया जाए तो आपके दिमाग में सदा के लिए फिक्स हो जाएगा, और इसीलिए हम जनन चैप्टर से हर एक कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं आज। तो आज की इस क्लास में मेरे भाई सीधे शब्दों में कहें तो आपका हमेशा के लिए सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, और जो भी कंसेप्ट्स के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में सब कुछ डाल चुके हैं। तो इसीलिए इसी भरोसा के साथ और इसी आशा के साथ आज हम आप सबको क्वेश्चन कराते हैं। बेहतरीन से करिए मेरे भाई आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र याद रखिएगा, गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है, नर में भी पाया जाता है, नर का मतलब होता है मेरे भाई मेल, ठीक है, और मादा में भी पाया जाता है, ठीक है, मादा का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र जो होता है नर में 46 संख्या में पाया जाता है, यानी 46 को संख्या होता है। जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा हो गया, क्या 23 जोड़ा। और सेम इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी 46 संख्या और 23 जोड़ा। लेकिन याद रखिएगा 46 संख्या में से दो ठो ऐसे होते हैं, अगर पूछेगा कि गुणसूत्र कितना पाया जाता है तो 46। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। लेकिन एक्स्ट्रा कंसेप्ट के लिए हम ये बता देते हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके पीछे का कंसेप्ट जानिए, और जब एक क्वेश्चन करिएगा ना तो इसमें जो कंसेप्ट बताएंगे ना उससे आगे चल के 3-4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, समझे ना। तो यही मेरा कराने का एक अलग मकसद बन रहा है कि आप सबको ऐसे कराए ना कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब यहाँ देखिए, अब बोर्ड में पूछा जाएगा कितना जोड़ा, तो ना बता सकते हैं 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में से एक जोड़ा ऐसे गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ा याद रखिएगा, 23 जोड़ा में से एक जोड़ा ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग को निर्धारित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ भी चुका है। अब बताइए इसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्टिव डालना होता तो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाता ना। तो अब समझ गए ना, एक जोड़ा ऐसे होता है जो लिंग निर्धारण करते हैं। एक जोड़ा का मतलब संख्या में बात करें तो क्या है, दो गो, यानी 46 में से 2 गो चल गया तो 44 ठो बचा है, और 2 गो क्या है जो लिंग का निर्धारण करता है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये नर में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा नर में जो होता है वो एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में कौन कौन सा गुणसूत्र होता है, तो सिर्फ एक्स और एक्स होता है, ठीक है। इसको हमेशा के लिए मेरे भाई याद कर लीजिएगा, आप सब एकदम हाँ दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है समझिए। पराग कोश में होते हैं, वो पराग कोश में क्या होते हैं, तो मेरे भाई पराग कोश जो होता है वो नर पार्ट है, ठीक है, नर यानी मेल पार्ट है, और उसमें पराग कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पराग कोश क्या है, तो पराग कोश मेरे भाई नर भाग है, याद रखिएगा नर भाग है यानी मेल पार्ट है, और इसमें क्या होता है तो पराग कण होता है, ठीक है। हाँ, ब्राहदल अंडप अंडाशय नहीं, ये सब मादा भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अच्छा बुआ, कायिक प्रवर्धन क्या है? सिर्फ क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा, दिल और दिमाग में बैठने के लिए, उसकी चाहत में आने के लिए आपके उसके पीछे का हर राज जानना होगा ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपके दिल दिमाग दोनों में चले जाए, और इसीलिए इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है मेरे भाई कि जब किसी छोटे पौधे या बड़े पौधे में किसी एक भाग को काट देते हैं तो कटा हुआ भाग से ही फिर नया पौधा उपजने लगता है, पनपने लगता है, और ऐसी घटना को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए, हम अपना उंगली को काटेंगे तो यहाँ से उंगली जमेगा नहीं ना, तो हमें कायिक प्रवर्धन नहीं होगा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको काट दीजिएगा ना तो वहीं से छोटा पौधा उपजने लगता है, और ऐसी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, समझ गया ना। हाँ, तो कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होते हैं, पुदीना में होता है, हाँ, हल्दी में भी होता है बुआ, हल्दी का भी पौधा में कायिक प्रवर्धन होता है, अदरक में जी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? मेरे भाई फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो याद रखिएगा अंडाशय। फूल का अंडाशय होता है जो फल में ही बदलता है, बीज नहीं। बीज तो रह जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मेरा जो घर है वो रोड के पास है, और चूंकि माइक जो है वो और बहुत कॉस्टली माइक लेना होगा जो कि नॉइज कैंसिल कर सके, तो हम लोग बहुत जल्द उसको भी लेंगे। पर अभी आप सबको मेरा मकसद यही है कि आप सबको जितना बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे सके एजुकेशन में, वो अभी हम दे रहे हैं। चूँकि वैसा होगा तो आज तो सरस्वती पूजा है ना, माँ सरस्वती की कृपा रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो वो भी लिया जाएगा। ठीक है, एक बार माँ सरस्वती से दर्शन कर लीजिए। तो आप सब एक सेकेंड करा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, आप सबके क्लास लेने से पहले पूजा वगैरह भी किए हैं। देखिए आप लोग भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई। फूल में नर जनन अंग होता है। ओ, फूल में जो नर जनन अंग होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं बुआ। फूल में नर जनन अंग को पुंकेसर। ये भी पूछ सकता है कि मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो फूल में मेरे भाई जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। उसको पुंकेसर बोलेंगे और उसको स्त्री केसर बोलेंगे, स्त्री केसर। तो मादा जनन अंग को स्त्री केसर और नर जनन अंग को पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अच्छा, एक लिंगी का मतलब समझते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी में अंतर क्या होता है? तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, एक होता है एक लिंगी, क्योंकि बुआ क्वेश्चन करने से नहीं होने वाला है, पहले कंसेप्ट को समझिए। एक लिंगी होता है और एक होता है द्विलिंगी, ठीक है। एक लिंगी, हाँ द्विलिंगी, द्विलिंगी। देखिए एक लिंगी में क्या होता है कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं या ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें सिर्फ या तो नर होगा, मतलब या तो मेल होगा, नहीं तो फीमेल होगा। मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग नहीं होते उसमें, चाहे दोनों तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बस एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। और द्विलिंगी का मतलब होता है कि उसका दो प्रजाति होता है, एक नर होता है और एक मादा होता है, ठीक है। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, और इसमें या तो नर होगा और नहीं तो नर नहीं होगा तब मादा होगा, और मादा नहीं होगा तब नर होगा। जैसे अच्छा मानव है, तो मानव में क्या होते हैं? मानव एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? तो मेरे भाई द्विलिंगी है, क्योंकि मानव के नर लोग अलग हैं, बॉयज को नर बोलते हैं और गर्ल्स को मादा बोलते हैं। समझ गए ना? तो अब यहाँ समझिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप यानी एक लिंगी पौधा जिसमें या तो मादा होगा नहीं तो नर होगा, दोनों नहीं होता है। पपीता होता है, याद रखिएगा, पपीता जो है वो एक लिंगी है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, बहुत बहुत कंपल्सरीस्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ? क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है ये कवक में आता है, कवक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 7 है, इसको याद, ऑप्शन नंबर बी है, इसको मेरे भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद कर जाइएगा अच्छा से। कल हम क्लास जब लिए थे तो उसमें बताए थे कि कवक में कौन आता है, शैवाल, जीवाणु वगैरह इसमें कौन आता है, ठीक है। ये सब जो है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवक जो है किस प्रकार के प्राणी है। तो याद रखिएगा ये सब एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है। इनमें कोशिकाओं की संख्या एक ही होता है। ये भी एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, ठीक है। याद रखिएगा एक कोशिकीय प्राणी है। इन सब में मेरे भाई कोशिकाओं की संख्या कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक होता है। चलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कोई भगवान के पास से आया हुआ है कि हाँ ये ही क्वेश्चन आने वाला है, नहीं। कंसेप्ट क्लियर होगा तब भी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा, समझे। ये ना सोचिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा और अच्छा रहेगा। हम तो ऐसा ही क्वेश्चन करा रहे हैं ना जो सेम टू सेम मैच कर जाए, और नहीं तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट डायरेक्टली मैच कर जाए, बस उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और इसीलिए आप सबको बार बार कर रहे हैं कि करिए। देखिए पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई पुष्प के केंद्र में, केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच, बीच में जो मादा जननांग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। मादा है यानी फीमेल, स्त्री केसर। अच्छा मादा के जगह अगर कहता कि नर जननांग को क्या कहते हैं, तो नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। मादा को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फूलों के बीचों बीच में अवस्थित मादा और नर, दोनों में क्या अंतर है समझ के। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो पौधों के जो मादा युग्मक होता है उन्हें मुख्य रूप से हम लोग बीजांड कहते हैं। पौधे का जो मादा युग्मक होता है, मादा का मतलब समझे ना, फीमेल, मेल नहीं फीमेल, उसको क्या कहते हैं, तो बीजांड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। अच्छा, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, तो वैसे जंतु जो नर भी होता है मादा भी होता है, वैसे जंतु को उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन है जो उभयलिंगी नहीं है। हाइड्रा जो है वो उभयलिंगी नहीं है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रा होगा कि मछली होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, हाइड्रा। ठीक है, चलिए उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया क्या। अच्छा वही वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग। अच्छा, वो क्वेश्चन एक बार रिपीटिंग हो गया है ना। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग, अभी बताया ना, मादा जननांग तो स्त्री केसर और नर जननांग तो पुंकेसर। इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। देखिए आ गया ना एक कोशिकीय, इससे पहले क्लास में भी जस्ट बताया है ना पिछला वाला में कि एक कोशिकीय है। अब यीस्ट जो है वो किस वर्ग में आता है, तो मेरे भाई यीस्ट जो है वो कवक में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। देखिए 11 में पूछ रखा है। उभयलिंगी जीव है, फिर उभयलिंगी जीव की ऑप्शन आ गया, केंचुआ, मछली, शेर और बकरी। तो देखिए मछली, शेर, बकरी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक आउट करिएगा। 14 का जो प्रॉपर आंसर है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 15 में क्या कर रहा है कि अड़हुल, अड़हुल के फूल जानते हैं ना आप सब। अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल जो है वो किस प्रकार का फूल है। अच्छा, किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी है। अड़हुल का जो फूल होता है मेरे भाई वो द्विलिंगी होता है, मतलब उसमें नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं अलग अलग। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अड़हुल का जो फूल होता है वह द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस को ट्रैक कर रहा है तो उससे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ट्रक वगैरह की आवाज पे ध्यान नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बुआ कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। अच्छा, फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसी को तो मेरे भाई पुंकेसर कहते हैं ना। अच्छा, यही कहता कि मादा प्रजनन अंग तो मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर, मादा को स्त्री केसर और नर को क्या कहेंगे, पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 का कौन सही है बुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए फिर पूछ दिया उभयलिंगी जंतु, जंतु कह रहा है ना। अब यहाँ पे सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 17 का भी ए इसलिए टिक आउट करना है। ठीक है, समझ के रखिएगा। लेकिन कई बार उभयलिंगी होता है, कई बार मछली को भी चेकआउट किया जाता है, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन ही रह जाता है सबका ना, केचुआ और मछली में। ठीक है, क्योंकि मछली का भी कुछ प्रजाति होता है जो उभयलिंगी होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 18 में कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। बुआ, नर युग्मक और प्लस में मादा युग्मक दोनों मिलता है तो ही शिशु का निर्माण होता है, और उसी के संकलन को ही कहते हैं हम लोग निषेचन। ऑप्शन नंबर ए सही है। निषेचन का मतलब क्या होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का दोनों का संपर्क होता है, तो जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस को कहते हैं क्या, निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही एक नए शिशु का गर्भ में अवधारणा होता है और 9 महीने के बाद उनका जन्म भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में समझते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए जोड़ा कह रहा है, संख्या नहीं। तो जोड़ा कहेगा तो 23 जोड़ा, और संख्या कहेगा तो कितना, 46 गो। तो 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। खरीद से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बता दिए थे ना पीछे कि पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए तो मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उनमें भी 23 जोड़ा। ठीक है, नर में गुणसूत्र कौन कौन होता है, तो X होता है और Y होता है, ये नर में। फिर देखिए मादा में कौन कौन होता है, तो मादा में पूछेगा तो क्या, सिर्फ X और X। ठीक है, तो लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगी, ये डिपेंड करता है पुरुषों पर, महिलाओं पे नहीं। ठीक है, मेल पर डिपेंड करता है कि मादा लड़का जन्म होगा कि लड़की जन्म होगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो हम क्लास टाइम में डिटेल्स बता चुके थे कि कैसा कैसा युग्मक होता है और कैसा कैसा संलग्न होगा, तो एक बॉय का जन्म होगा और एक गर्ल का जन्म होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पराग कोश में पाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन, पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। सेम क्वेश्चन। देखिए कई बार होता है ना कि हम बता रहे हैं ना, बिहार बोर्ड कितना सारा क्वेश्चन को रिपीटिंग भी करता है मेरे भाई।
तो जो रिपीटिंग करेगा उसमें तो शक मत करिए, हम कह रहे हैं ना मेरे भाई, मेरा वादा है आपसे, जितना मार्क हम गेन किए हैं उससे ज्यादा गेन कराने वाले आपके, ठीक है। अब ज्यादा मतलब क्या, 99 प्लस अब इस बार, सीधा बात, और क्या ऑप्शन क्या है। तो जो रिपीटिंग करेगा क्वेश्चन तो सेम टू सेम, आप उसके पीछे अगल बगल का कंसेप्ट भी पूछेगा ना, तो इसीलिए हम कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, ताकि कंसेप्ट भी पूछे ना तो भी क्लियर हो जाए, भले वो रिपीट नहीं भी करे, अगल बगल का थोड़ा सहारा लेके कंसेप्ट पूछे तो भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इस लेवल तक की हम बता रहे हैं ताकि आप क्लियर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, याद रखिएगा कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन मेरे भाई फेलोपियन ट्यूब में होता है, उसी को बोलते हैं फेलोपियन नलिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 21 का सी। याद रखिएगा अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन कहाँ पर होता है, फेलोपियन नलिका में, और यहीं पे जो है अंडाणु क्या होता है, निषेचित होता है, ठीक है। हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में, याद रखिएगा फेलोपियन नलिका में ही। फिर बता रहे हैं कई बार, नर युग्मक मिलता है और प्लस में कौन, मादा युग्मक, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों का युग्मक मिलने के बाद ही वहां पर निषेचन की क्रिया पूरा होता है, और वहीं से एक शिशु का पलना जो है धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कहाँ से, फेलोपियन नलिका से। ये किसका भाग होता है, मादा का भाग है, मादा का भाग है, यानी फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब देखिए चीजों को क्लियर करा दे रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछे तो आप सब रिप्लाई करिएगा उसमें, ठीक है, एकदम परफेक्ट जवाब दीजिए, समझे। ई ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन रट्टा मार के जाना है, नहीं, रट्टा मारना नहीं है मेरे भाई। समय वो नहीं रहा कि सेम टू सेम, बिहार बोर्ड में भी अच्छे अच्छे मेंबर होते हैं, उन्हें पता होता है कैसे क्वेश्चन लेना है, कैसे कंसेप्ट लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। बुआ मैथुन अंग क्या होता है, तो देखिए जिस अंग से पुरुष जो है अपने मूत्र की त्याग करता है उसी अंग को बोलते हैं मैथुन अंग, और पुरुष का मैथुन अंग को ही एक और भाषा में शिश्न बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा शिश्न। तो मैथुन अंग ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए पुरुष का मैथुन अंग कहा, अगर स्त्री का मैथुन अंग कहता तो स्त्री का मैथुन अंग को ये योनि बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, पुरुष के जगह आप देखिए बिहार बोर्ड में पुरुष के जगह स्त्री भी कर सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे मेंबर को ही क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ना हवाबाजी में करिए, जौन क्वेश्चन मिला सिलेक्ट करके बस डाल दीजिए, नहीं, वो लोग कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन को सेट करते हैं, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करो मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक लिंगी पुष्प होना चाहिए, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, फिर वही बात, ओहो पुष्प ना पूछ रहा है मेरे भाई, पुष्प यानी फल, तो ये नहीं अड़हुल है, देखिए उड़हल दे दिया है, इसको अड़हुल देना चाहिए, ठीक है। हाँ उड़हल के जगह अड़हुल कर लीजिएगा, अड़हुल। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा का मतलब फीमेल का पार्ट कौन नहीं है, अंडाशय फीमेल में ही पाया जाता है, मादा का भाग है, गर्भाशय मादा का ही भाग है, शुक्रवाहिका ये नर का भाग है, नर पार्ट में पाया जाता है। डिम्बवाहिनी, देखिए एक नया शब्द देखने को आपको मिला ना फिर से, डिम्बवाहिनी, डिम्बवाहिनी को ही बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, वही फेलोपियन नलिका जहां पे नर युग्मक और मादा युग्मक जाके मिल करके निषेचन करता, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में बताया है ना। तो याद रखिएगा कि डिम्बवाहिनी जो है ये भी क्या है, मादा पार्ट है, ठीक है, इसी को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फेलोपियन नलिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो गया, सी सही हो गया। देख रहे हैं तीनों जब मादा हो गया, कह रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका, समझे। अभी देखिए खाली हम चाहते तो इसका आंसर बता देते कि शुक्रवाहिका और आगे बढ़ जाते, लेकिन इन तीनों के बारे में जिक्र क्यों करें, क्योंकि इस तीनों को भी आप सब दिमाग में रख ले, और इससे ना ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे तो आप सब तबाह कर सके, तो इसीलिए बोले हैं कि बस क्वेश्चंस पे ही ध्यान नहीं रखना है, कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, फूल का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए फूल का बाहरी भाग को अंकुरिया कहते हैं, फूल का जो बाहरी भाग होता है मेरे भाई उसको अंकुरिया कहते हैं, आंतरिक भाग को पंखुरिया कहते हैं,
आंतरिक भाग, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की भाग। देखिए 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, हमको ध्यान है 23 में भी पूछा है, 2023 में भी क्वेश्चन लगातार 3 बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, समझे। तो याद रखिएगा। अब बाहरी भाग पूछ दिया, हो सकता है कि इस बार आंतरिक भाग पूछ दे, क्योंकि ये तो कंसेप्ट पे, ये तो पता है होगा कि बिहार बोर्ड कंसेप्ट पे सवाल सेट कर रहा है अब, ठीक है। हाँ, तो कंसेप्ट पे सवाल सेट कर रहा है, इसका मतलब पंखुड़िया हो सके पूछ दे, तो ज्यादा VBI आपके लिए बन गया ये, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु लिखा गया है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ पे बनता है? तो वृष्ण में, अंडाशय में। मेरे भाई शुक्राणु जो है ये नर भाग है, अंडाशय में कहाँ से बनेगा, गर्भाशय में कहाँ से बनेगा, मूत्राशय में भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रा जो है वो प्रजनन किस विधि से करता है, यानी हाइड्रा में प्रजनन जो है वो किस विधि से होता है? मेरे भाई हाइड्रा में प्रजनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मुकुलन क्या होता है? तो देखिए किसी शरीर का कोई सतह जो है धीरे धीरे कोशिका विभाजन होते होते फूलते फूलते एक नया जीव में उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ है, यहाँ फूलेगा फूलेगा और फिर ये कोशिका एक नया जीव में उत्पन्न हो जाएगा, यही प्रक्रिया कहलाता है मुकुलन। हम सीधे शब्दों में बताते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो हाइड्रा जो है उसका शरीर का कुछ भाग धीरे धीरे उभरता है, उभरते उभरते वो एक नया हाइड्रा में उत्पन्न हो जाता है, तो 2 हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस को कहते हैं मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 27 का। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अरे बउआ उसी को घुमा दिया गया। मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में भी होता है और साथ ही साथ, यानी हाइड्रा के साथ साथ ईस्ट में भी होता है, यो ओस्ट नहीं ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। इसमें भी मुकुलन द्वारा ही प्रजनन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मुकुलन क्या है अभी जस्ट बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव कर गए हैं मेरे भाई हम लोग। अंडाणु निषेचित होता है, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया ना कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फेलोपियन नलिका से, ठीक है, फेलोपियन नलिका से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा ही रखिएगा। फेलोपियन नलिका ये जो है ये मादा भाग है, ठीक ना, मादा भाग। मादा भाग का मतलब हुआ कि फीमेल का पार्ट है, ठीक है। ये भी फीमेल का पार्ट है, ये भी फीमेल का पार्ट है, ये भी फीमेल का पार्ट है। इनमें से चारों जो है ये फीमेल का पार्ट है। योनि में नहीं, योनि में भी नहीं, गर्भाशय में नहीं, फेलोपियन नलिका में, यहाँ ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। क्या कर रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होता है मेरे भाई वो फूलों द्वारा होता है। यानी कि पुष्प वाले, फूल वाले जो पुष्प वाले जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। वो फूल के माध्यम से एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं और वहीं से उनका लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। तो याद रखिएगा पुष्पी पौधे एक दूसरे को संपर्क में कैसे आते हैं? तो फूलों के माध्यम से, वहीं से उनका लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 31 में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अरे सेम टू सेम क्वेश्चन यार, कई बार सेट किए हो। अच्छा 30 में भी वही पूछा है, 31 में भी वही पूछा है, मतलब सेम दिया गया है ना। फिर वही ऑप्शन नंबर कहाँ गया? फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मादा का पार्ट नहीं है, यानी फीमेल पार्ट नहीं होना चाहिए ना। देखिए अंडाशय फीमेल पार्ट है, गर्भाशय फीमेल पार्ट है, ओहो डिम्बवाहिनी, और ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये फीमेल पार्ट नहीं है, ये सही हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन पीछे कराए हैं ना, एक बार रिपीटिंग दिया गया है, शायद वही स्टेटमेंट वाले सेटिंग करता है ना क्वेश्चन, जब देते हैं क्वेश्चन को रिसर्च करके देते हैं ना, इसमें सेट आउट करने के लिए, तो ऐसा हो जाता है। देखिए 33 में क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन अभी बताया ना क्या होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है कि ईस्ट में ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई मूव करते हैं 34 में। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र याद रखिएगा, गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है, केंद्रक में। केंद्रक मतलब कि बीचों बीच, इसी को बोलते हैं नाभिक के अंदर। ये भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, तो याद रखिएगा नाभिक के अंदर। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। 46 का मतलब कितना जोड़ा? तो 46 का मतलब हो गया मेरे भाई 23 जोड़ा। लिंग निर्धारण करने वाला कितना? तो 1 जोड़ा।
एक जोड़ा ऐसे गुणसूत्र पाया जाता है जो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ये अभी जस्ट इससे पीछे भी बताए हैं। ठीक है, तो कोई पूछ रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में नहीं तो नाभिक के अंदर, ये दोनों में से कोई रहेगा तो टिक कर लीजिएगा। हो, केंद्रक में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी में नहीं हुआ, कोशिका उत्तक क्या है, केंद्रक सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 35 में क्या कर रहा है कि द्विखंडन होता है, वो किनमें द्विखंडन होता है, द्विखंडन का मतलब हुआ कि दो खंडन होता है, दो खंडन होने के बाद वो एक नया नया जीव का निर्माण कर लेता है। अमीबा में ऐसा कर देखने को मिलता है ज्यादातर, द्विखंडन की प्रक्रिया। हाँ, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में नर युग्मक को क्या कहते हैं मेरे भाई, नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु। ये सब तो मादा का पार्ट है, तो कहाँ से, ऑप्शन सीधा ही तो देखने को मिल रहा है कि ए है। तो जो कंसेप्ट बताया ना उसको अगर कर लेंगे ना, तो हम मेरे भाई वादा के साथ बोलते हैं कि जनन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, एकदम श्योर। बस करके जाइएगा कंसेप्ट को, इसको। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव और फिर आगे मतलब हर बार बहुत सारे वीडियोस डालेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरा हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे, और उसको करके जाइएगा मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चंस को करके जाइए। टेंशन वगैरह जो इतना पाल रखे हैं ना, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो देखिए मेरे भाई, एक बताते हैं ना, पढ़ाई जो है ना अथाह है। अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर ये पता चल जाएगा ना तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। अगर ये पता नहीं चला, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो भी टॉपर लिस्ट में नहीं आएंगे। तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, अगर वो पता चल जाएगा ना तो सब चीज़ बेहतर हो जाता है। क्योंकि अभी आप सबके लिए शुरुआती समय है ना, हम वहाँ से निकल चुके हैं, तो हमें थोड़ा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत, जिसमें हम काफ़ी बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं, काफ़ी बच्चे प्रखंड टॉपर भी बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आप सबको सलाह दे रहे हैं, तो आपके बेहतर के लिए ही सलाह दे रहे हैं। फिर एक ऐसा भी वक्त आएगा जब मेरे जगह पे आप सब होंगे और आप सब किसी और को सलाह देंगे, फिर वो किसी और को, ऐसे चलते चलते एक प्रोसेस है जो दुनिया में चल रहा है, समझे ना। तो चीज़ों को अभी तत्काल समझ जाइए, एग्जाम के बाद खुद एहसास हो जाएगा कि हम क्या बोल रहे थे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में, तो ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बताया है ना अभी, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव कर गए हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए अलैंगिक जनन विखंडन हो रहा है, मतलब कि एक से बहुत सारे चीजों में विखंडित हो जाएगा, तो अलैंगिक जनन है। ठीक है, मुकुलन में होता क्या है कि कोशिका उभर करके एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, तो वो भी है। द्विखंडन का मतलब दो खंडन हो जाएगा, तो वो भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 39 की तरफ मूव करते हैं। 39 में कहा जा रहा है कि किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में से किस क्रिया से होता है। समष्टि के अस्थायित्व का संबंध किस प्रक्रिया से होता है, मतलब कि कोई प्रजाति है, उसका हर एक जेनरेशन का अस्तित्व किस प्रक्रिया से होगा। यानी अभी है, फिर उसके बाद उसका कोई प्रजाति हो, उसका कोई प्रजाति हो, तो इसको पूरा रखने के लिए प्रजनन करना होगा, यानी जनन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। ठीक है, 39 का डी। द नेक्स्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, बिकॉज हम जो कंसेप्ट डाले हैं उस कंसेप्ट और क्वेश्चंस में जितना कुछ बताए हैं ये आप सबको दिमाग में चले जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको इस वीडियो को हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा। अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन को करते हैं 40 नंबर। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कितना पढ़ना है, कितना करना है, ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, और क्या क्या करना है बता रहे हैं, करिए, बहुत बेहतरीन कर पाइएगा। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें पहली बार यही पढ़े होंगे, प्रजनन क्या है। तो जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसी क्रिया को बोलते हैं प्रजनन या जनन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, खर श्वसन ये सब क्या है बता चुके हैं, तो यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। और यहाँ पे जो जनन चैप्टर होता है मेरे भाई, जनन, इसका कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इससे कुछ जैसे होता है ना कि बिहार बोर्ड दो तरह से क्वेश्चन को सेटल करता है, तीन तरह से, एक इजी, एक मीडियम, एक टफ। तो इसमें मीडियम और इजी सब कुछ डाल चुके हैं, और एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा जो बहुत टफ लेवल तक होगा। यानी बिहार बोर्ड जहाँ हाईएस्ट तक जा सकता है ना, वहां से लेकर के पूरे
रिसर्च करके और फिर लेकर के आएंगे, उसको कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर से हमेशा के लिए क्लियर हो जाइएगा कि बोर्ड एग्जाम में फिर कोई दिक्कत है नहीं मेरे भाई, नहीं तो नहीं तो नहीं। ठीक है, एग्जाम होने के कल उसी दिन आकर के फिर एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या बताए थे। खैर अगर वीडियो पूरे देख के जाएंगे ये वाले तो हमें पूरा भरोसा है कि इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।